इसमें तो कुछ लगता नहीं। आई डोंट नो सेव कैसे होगी, बट आई हैव स्टार्टेड, तो लेट्स सी। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, थोड़ा ठीक से बात करना जी। मतलब रिकॉर्डिंग का इम्पैक्ट ये है कि थोड़ा ठीक से बात करना है, ये बात सही आप बोला आपने। वन हैज टू बी केयरफुल। नहीं, है। गुप्ता आज से साहब तो आज बहुत मजेदार मजेदार का जो है ना वो मजाक करते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग। वो बहुत ही पिकुलियर पिकुलियर टाइप का मजाक कर बैठते हैं। शादी का जोक बहुत आता है। हाँ, उनको शादी का जोक बहुत है उनके पास। मस्त तो आदमी है, आज मस्त। सर, आज से डिजिटल आज इंडिया। तो हमने काफी मटेरियल उन्हें भेज दिया है भाई। अब तो मटेरियल इतना आ गया है ना कि समझ में नहीं आ रहा किसको कब देखूंगा। एनीवे, वी शुड गो एज पर आवर प्रोग्राम, एंड व्हेन वी गेट टाइम वी शुड लुक इनटू दोज मटेरियल्स। कहाँ से स्टार्ट करना है? सेक्शन 51 और 51 तो हमने किया था। ऑर्डर फॉर ऑफ, जब तक सब मेंबर आए थे, लेट्स डिस्कस विद ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ये तो हमने ट्रांजेक्शन। किया था कल, ये तो आई एम श्योर। हाँ, ये कल आपने 52 किया। आई थिंक कल नहीं हुआ था, पहले वैसे ना 52। डिस्कस हो चुका है। आई थिंक 20 जो लास्ट क्लास सैटरडे को क्लास हुई होगी उसमें डिस्कस हुआ था, फ्राइडे को जो क्लास हुई, बट ये कल डिस्कस नहीं हुआ था। So let's start from 52. हाँ, चलिए शुरू कर दीजिए, फटाफट शुरू कर दीजिए। I think 5 मिनट हो चुके हैं और बंसल साहब इज नॉट जोइन अभी तक ना? अच्छा, बदल साहब नहीं आया अभी तक? नहीं, बंसल साहब नहीं जोइन हैं। कितना बज गया है? 8:06। ठीक है, 2-3 मिनट वेट कर लीजिए। लेट अस वेट फॉर 8:10। कल के कुछ कल के पॉइंट्स में कुछ पॉइंट है किसी का तो वो डिस्कस कर सकते हैं। वो उसके ऊपर क्लास जो सर ने पॉइंट रेज किया था कि लेस देन द वैल्यू को कंसीडर प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेट डेटर, बट वो ग्रुप में डिस्कस नहीं हुआ और थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे गए कहीं पर, वो थोड़ा मिसिंग है हमारा। हेलो बंसल सर, आई थिंक वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। ओके मैसेज आया। ओके ओके, लेट मी सी जस्ट। सर, अलो कीजिए सर सबको। जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट गोइंग टू सी पार्टिसिपेंट। वेटिंग रूम में तो नहीं कोई, वेटिंग रूम में तो कोई मेरे पास मैसेज ही नहीं है। और अवॉइड वेटिंग रूम, एनेबल वेटिंग रूम तो है ही नहीं हमारा, वेटिंग रूम नहीं है यहाँ पर, तो एनेबल। ये बंसल सर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि एम के बंसल वेटिंग करके। नो नो, मैंने मैसेज किया है कि वेटिंग वेटिंग बंसल साहब को, ये मैंने मैसेज किया था, सॉरी। वो तो मैंने मैसेज किया है बंसल साहब को, वेटिंग वेटिंग रूम इज नॉट एनेबल्ड, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। अब देखते हैं बंसल साहब, वैसे तो हम 52 कर चुके हैं, तो बंसल साहब ने एक बार तो रिव्यू कर नहीं, लिया। आपने क्या कहा था? बनाइए, व्हाट यू वांटेड टू डिस्कस इनिशियली। ओके, मैं कल एक पॉइंट पे डिस्कस हो रहा था, हम्म। इन द केस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, एंटर जो क्लोज था हमारा कि किस वैल्यू में करेंगे। हम्म। जो बेसिकली वैल्यू होगी, अगर मैं ट्रांजेक्शन शैल बी कंसीडर्ड अंडर वैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर मेक्स ए गिफ्ट टू ए पर्सन, हम्म। और second the entrance into a transaction with a person which involves the transfer of one or more assets by CD for a consideration which is significantly less than the value of consideration provided by the CD। तो provided by the CD में हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसको हमने कहा था कि हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। what should be the value of the consideration? Is it the fair value or the market value, or is it provided by the CD? तो बट वो डिस्कशन आई थिंक हुआ नहीं है, बाद में ग्रुप में डिस्कशन नहीं हुआ और किसी और का व्यू नहीं लिया गया। वो
हम लोग कल नहीं डिस्कस। उसमें देखिए, उसमें नहीं, उसमें कुछ है नहीं इनफैक्ट कायदे से। वो बोल रहा है कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में मतलब के जो कंसिडरेशन प्राइस सीडी देता है, मतलब वो खुद ही कम प्राइस दे देता है। जी। he quotes much significantly less price than the value। जो उसका अब वैल्यू की बात जब आ रही है तो वो बुक वैल्यू है कि क्या है। तो सिर्फ में देखिए, जो भी हमारा कहना है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में हम जब भी किसी के कुछ किसी किसी एसेट्स की बात करते हैं और उसके वैल्यू की बात करते हैं, तो देर आर ओनली टू वैल्यूज, एक तो लिक्विडेशन वैल्यू और एक रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको फेयर वैल्यू बोलते हैं वैसे। वी डू नेवर टॉक अबाउट एनी अदर वैल्यू। तो यहाँ पे जब एक्चुअल बेचने की और खरीदने की बात आएगी तो वहाँ बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता है। आज का जो प्राइस है मार्केट का, जो मतलब के वो वही वैल्यू होगा। तो उसमें अंडर वैल्यू का क्या मतलब हुआ? अंडर वैल्यू मतलब हुआ कि आपने किसी को प्रेफरेंस देने के लिए चीजों को कम में बेच दिया। किसी सामान का दाम है 50 रुपया, आपने उसको कोठी कर दिया 30 रुपया, और सामने वाले ने आराम से खरीद लिया। तो ये जो कंसिडरेशन का जो प्राइस कोट किया है, किसने किया है? कॉर्पोरेट डेटर ने किया है। तो कॉर्पोरेट डेटर ने जानबूझ के कम प्राइस कोट किया, अंडर वैल्यू कर दिया उसको। क्यों किया? सो दैट कि अदर्स को जो बाद में जो जो भी फायदा होने वाला था उसको कम कर दिया उसने। और किसको फायदा दे दिया? अपने किसी आदमी को। आइदर ही इज रिलेटेड टू हिम और ही इज नॉट रिलेटेड टू हिम। देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। तो ये जो वैल्यू की बात है दैट इज इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन का मतलब है कि आइदर वो कोट करेगा चाहे कॉर्पोरेट डेटर कोट करेगा। भाई हम कोई चीज का सामान खरीद बेच करेंगे तो कंसिडरेशन वैल्यू कौन कोट करेगा? आइदर सामने वाला बोलेगा नहीं हम इतने ही मिलेंगे, या हम बोलेंगे इतना में हम बेचने चाहते हैं। तो अब आया बात कि ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है। असल क्या है कि वो कॉर्पोरेट डेटर भी कंसिडर कर सकता है, कोई कंसिडरेशन वैल्यू दे सकता है मच लोअर, सामने वाला भी मच लोअर कोट कर सकता है। लेकिन किस वैल्यू पे? मतलब वैल्यू का जो बात हुआ, वेदर इट विल बी बुक वैल्यू और द मतलब लिक्विडेशन अमाउंट जो वैल्यू, या फिर आपका फेयर वैल्यू, ये इस पे कुछ आप बात कर सकते हैं। जी। तो बोलिए, और किसी को कुछ बोलना है? मैंने तो अपना कह दिया भाई कि मेरा अपना मानना है कि जब सिर्फ की बात कर रहे हैं, लिक्विडेशन की बात बंसल कर रहे साहब आ हैं, चुके हैं। बंसल साहब आ गए हैं। तो हम लोग ऑलवेज बात करते हैं उस प्राइस की जो प्राइस आज के डेट में उसका है। भाई आप अपना सामान बेचेंगे आज के डेट में, आपको कंपनी बंद करना है या नहीं भी बंद करना है, मतलब आपने किसी तरह से उसको आने पाने में निपटाना है, तो कौन सा वैल्यू आप कोट कीजिएगा? बुक वैल्यू कैन नॉट कोट, बिकॉज बुक वैल्यू इज, बुक वैल्यू मतलब क्या कि वी हैड परचेज दिस आइटम एट दिस प्राइस। डेट कोई भी हो सकती है, पिछला भी हो बेस्ट सकता है, बहुत डेप्रिसिएशन और वो हो सकता है। बेस्ट डेप्रिसिएशन और जो भी, या वैल्यू एनहांसमेंट भी हो सकते हैं, बट बुक वैल्यू का नहीं। फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू शुड बी देयर लॉजिकली आल्सो, बट ठीक है, इसके लिए ऊपर कभी कोई केस वगैरह भी नहीं है। तो ये आई थिंक इट इज अ सेटल्ड मैटर। तो नहीं वी मतलब कैन देखिए, आल्सो टेक इसमें द क्या है व्यू कि ऑफ अदर्स। लॉजिक नहीं, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है कि आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी, अगर आप अपना ही सामान, आप इसको आप देखिए, एक सिर्फ पढ़ते वक्त एक चीज हम लोग को ध्यान क्या रखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज विजुअलाइज द सिचुएशन कि किस कंडीशन में ऐसा होगा, क्यों होगा, व्हाई बिजनेसमैन विल गो फॉर दिस। इफ यू जस्ट विजुअलाइज दोज थिंग्स, इट विल बी वेरी इजी टू आंसर दोज क्वेश्चंस, और इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो सिर्फ का प्रोसेस को एक फ्लो में देखना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि पहले सिर्फ में आया क्यों? क्योंकि उसने डिफॉल्ट किया, मतलब कंपनी गड़बड़ाई है। अब किसी ने, कोई कहता है कि आपको क्यों दिया गया, मतलब कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, कि अगर भाई जब कंपनी गड़बड़ाई है, इसका मतलब कि उससे पहले कई गड़बड़ियां कर सकता है। कौन कर सकता है? कॉर्पोरेट डेटर कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? किसी चीज को, मतलब अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किसी अपना प्रॉपर्टी खिसका सकता है। प्रॉपर्टी खिसका सकता है तो उसका जो असल वैल्यू आएगा तब तो फिर कंपनी में आ जाएगा, तो बुक तो रिकॉर्डेड हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? उसको अंडर वैल्यूड कर देगा। मतलब अपने चचे को, भतीजे को, या किसी दोस्त को बोलेगा कि तुम ऐसा करो, मैं इतना कोट करता हूँ, तुम 500 को जिसको 200 कोट करता हूँ, 300 कोट करो, तुम खरीद लो, बाद में हम लोग अपना एडजस्ट कर लेंगे अदर जगह पे। तो ये जो मतलब कॉर्पोरेट डेटर दूसरे लोगों को, या उसको पता है कि जब अगर ये आईबीसी में जाएगा रिजोल्यूशन प्रोसेस में, तो किस तरह से हमारा मिलेगा पैसा, तो वो दूसरों को डिसएडवांटेज में डालता है। कौन? जो रियल अदर क्रेडिटर्स।
क्योंकि अगर ये अंडर वैल्यू में नहीं बेचता वो, तो ये जो अगर रियल प्राइस में बेचता तो जो जो उसका वैल्यू आता वो डिस्ट्रीब्यूट होता सारे क्रेडिटर्स में। तो इसीलिए बोला, इसीलिए हमारा कहना है कि बड़ा लॉजिकल बनाया है इसको आईबीसी को इस मामले में, कि भाई अगर कोई अंडर वैल्यू किया वो, अब ऐसा हुआ कि उसको मालूम है कि फायदा देना, हमने बेईमान लोग की कमी नहीं है, हम तुमको, मेरा भतीजा है, हम बोलेंगे हम तुमसे हम लोन लेंगे, तुमको इंटरेस्ट पे करेंगे 40%, तुम बाद में हम लोग को किसी दूसरे का एडजस्ट कर देंगे, मैंने इस कॉर्पोरेट डेटर के बुक में नहीं, उसको आधा जगह एडजस्ट कर देंगे। तो वो भी अड्यू फायदा आपने दिया अपने किसी आदमी को, वो भी गलत है कि कंपनी के चीज, मतलब पैसा उसका बाहर भेज रहे हैं दूसरे गलत तरीके से, वो हो गया एक्सटॉर्शनेट हो गया। फ्रॉडुलेंट का मतलब ये आपने फ्रॉड करके भेजा है, जैसे अंडर वैल्यू आपने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कर दिया और आपकी नीयत खराब है उसके अंदर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। प्रेफरेंस देने का जो मतलब था, एक होता था पहला प्रेफरेंस, मतलब ये है कि दो आदमी इस चीज को खरीद सकते थे, लेकिन जानबूझ के आपने किसी पर्टिकुलर आदमी को प्रेफरेंस दिया, फ्लॉटिंग अदर नॉर्म्स। सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया। आई नो वन ऑफ द कंपनी जिसमें कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन हुई थी, जो यू नो आई डोंट नो अबाउट द रियल सिचुएशन, बट ऐसे व्यूज आ रहे थे लोगों के। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लेकिन आउट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन की थी सारी, जो कि लोगों को डाउट है। सो क्या हम लोग इंडिया से बाहर की ट्रांजेक्शन अगर हम कर भी देते हैं एजुकेशन अथॉरिटी, तो उसमें कितना प्रैक्टिकली वो सॉल्यूशन हो पाएगा? क्योंकि इंडिया के बाहर वो उस ट्रांजेक्शन को उल्टा करना, अंडर वैल्यूड करना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए क्या है कि इसमें उससे मतलब नहीं है, नंबर क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अगर वो वाकई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है या प्रेफरेंशियल वॉट एवर इट इज, वेदर इट हैज बीन ट्रांसफर टू आउटसाइड इंडिया, बट दैट ट्रांजैक्शन विल बी रिवर्स्ड इफ इट इज फाउंड दैट इट इज रियली प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में आता है, पूफे के अंदर आता है। अब सेकंड स्टेज आता है कि वेदर इट विल बी रियलाइज्ड, उसके एसेट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां के आपको बहुत सारा चीज कम रियलाइज होगा, ज्यादा realize, अभी है अकाउंटिंग के हिसाब से हम अराइव करना चाहते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल एसेट दैट इज अवेलेबल फॉर सेल, और व्हाट आर द मतलब एसेट्स इन इंक्लूडिंग कैश विच इज अवेलेबल। तो ये सारे ट्रांजैक्शन को अभी क्या होता है, आपका तो प्रोसेस चल रहा होता है, ये एप्लीकेशन देता है, किसको देता है, एडजुडिकेटर अथॉरिटी देता है कि भाई हमने इसको रिवर्स किया जाए, उससे ऑर्डर मांगता है, ये ऑर्डर बाद में आती है, ओके, वो बाद में भी जुड़ सकता है, क्योंकि पैसा तो बाद में बटेगा एकदम ना आखिर में। तो किस ठीक है, इस पॉइंट के बाद से वो सारे पैसे को एजुकेटिंग अथॉरिटी अगर उसको माना कि नहीं ये प्रूफ ट्रांजैक्शन है, तो ठीक है। ही विल रिस्टोर द पोजीशन। अब है कि रिस्टोर पोजीशन कर दिया बुक में, है ना। अब सवाल उठता है कि किसको दिया गया, दैट पर्सन में बी ए फॉरेनर, दैट पर्सन में बी एन इंडियन, अगर इंडियन आदमी है कंपनी तो उससे तो रियलाइज किया जा सकता है। और लॉ में वैसे कोई भी फ्रॉड मतलब क्या है कि अगर नेचुरल है कि आपने क्या किया होगा, फ्रॉड का मतलब डायरेक्ट तो ऐसे डेबिट करके किसी को नहीं दे दिया होगा, आपने उससे कुछ दिया होगा, आपने कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया होगा। आई नो ये ट्रांजेक्शन उसमें बेसिकली मटेरियल सेल हुआ इंडिया से आउटसाइड इंडिया, और बेसिकली कस्टम वगैरह में आई डोंट नो, तो वीडियो वगैरह भी चल, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, देखिए बट कुछ इस फॉरेक्स तरह में, की देखिए ट्रांजेक्शन आपका, हो रही आप नहीं, आप देखिए फॉरेक्स में क्या आप यहाँ अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया। है। देखिए फेमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में, जो फेडाई रूल्स के अंदर में दूसरे कंट्री का याद मोस्टली हमारा एलसी है ना, जी डीजी है, जी जी, बिल्कुल ये सारा ट्रांजैक्शन इंडियन और नॉन इंडियंस में होता है, फॉरेन में होता है। जी। हम आइदर गुड्स देते हैं या लेते हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो उसका एक अलग से कोर्ट है, हाँ, मतलब ठीक ये जो ठीक। फाइनेंशियल कोर्ट है दैट विल जी बी सेटल्ड इन दैट कोर्ट, कि भाई आपके कंट्री का फलाना आदमी ने गड़बड़ किया है, जी, तो बिल्कुल। दैट कोर्ट विल रियलाइज द मनी फ्रॉम दैट पर्सन आई थिंक एंड लंदन, विल लंदन के होता है अनवर साहब वो। एनीवेयर। देखिए जो रूल है ना उसमें क्या है कि हाँ वो कोई हम भूल रहे हैं कहाँ पे एग्जैक्टली है, लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में चूंकि आप यू आर नॉट डीलिंग इन पीपल, यू आर डीलिंग इन डॉक्यूमेंट्स, जी जी जहां जी। भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा, इसने भेजा होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज उसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि फॉरेन से बाहर जा रहा है, तो ये फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होके गया होगा, किसी जी फॉरेन सर। बेनिफिशियरी को गया होगा, उससे जी कुछ सर। सामान आया। अब इसके लिए अगर इसमें कोई गड़बड़ी आ पाई जाती, मान लीजिए कि उसने गुड्स प्रॉपर नहीं दिया है ना, जी सर। उसने गुड्स ईटा पत्थर भेज के भेज दिया, तो क्या यहाँ वाला चुप रह जाएगा? ही विल फाइल ए कोर्ट थ्रो मैंने फेडाई कि भाई आपके कंट्री के फलाने आदमी ने हमको धोखा दिया, इस सामान बिल्कुल रॉटन भेजा है या उस वैल्यू को नहीं भेजा है, उस कोर्ट में डिसीजन होगा, उसमें वहां पे दोनों डॉक्यूमेंट्स जाएगा, सब कुछ जाएगा,
और जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से इनको कंपनसेशन मिलेगा। तो फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, मतलब फाइनेंशियल रूल्स के लिए हर जगह बड़ी बनी हुई है, और मैंने एक दूसरे से ट्रांजैक्शन के मामले में बना हुआ है। तो इस केस में जो आपने बताया, मतलब इसमें पक्का है कि वी कैन रिवर्स द ट्रांजैक्शन एंड वी कैन इवन रियलाइज द ट्रांजैक्शन। क्योंकि ये कोई हवा में तो नहीं हो रहा है ना, बदला ट्रांजैक्शन तो है नहीं, हवाला ट्रांजैक्शन तो नहीं है कि भाई हवाला से गया है इसलिए इसको आप कैसे लें, किसके पास जी। गया कुछ पता नहीं चलता। ये दिस इज, देखिए इसमें क्या होता है, ये सारे ट्रांजैक्शन जेन्युइन अपीयर होते हैं, हाँ लेकिन उसमें इंटेंशन गड़बड़ होती है, वैल्यू को कम बेसी कर दिया जाता है। जी जी, वही 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 तो, पॉइंट है। तो यू आर हाँ राइट इन तो द पॉइंट, बेसिकली वो वही पॉइंट है। एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं वहां से ऑब्जर्वेशन आ जाती है ना कि क्यों हुआ क्या हुआ। सो आई वाज एम्प्लॉय इन कंपनी, उसमें भी कुछ हुआ था, तो वहां से इंफॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसा चल रहा था, नहीं नहीं, वो डिस्कशन चल रहा लीगल रिकोर्स है, लीगल रिकोर्स है फॉर एनी पर्सन हु इज बेस्ड इन फॉरेन कंट्री, था। जी बिकॉज हर एक कंपनी किसी बैंक से डील करती अनवर है साहब, लेट्स स्टार्ट ट्रांजैक्शन इट, टेक्स। बिकॉज़ टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, 20 हो गया यस, थोड़ा। शुरू की। So let's start it. Section 52. Secured creditor in liquidation proceedings. Clause 1. A secured creditor in the liquidation proceedings may, Clause A, relinquish its security interest to the liquidation estate and receive proceeds from the sale of assets by the liquidator in the manner specified in Section 53, or realize its security interest in the manner specified in this section. Clause 2. Where the secured creditor realizes security interest under clause B of subsection 1, he shall inform the liquidator of such security interest and identify the assets subject to such security interest to be realized. Clause 3. Before any security interest is realized by the secured creditor under this section, the liquidator shall verify such security interest and permit the secured creditor to realize only such security interest, the existence of which may be proved either, Clause A, by the record of such security interest maintained by an information utility or by such other means as may be specified by the board. अच्छा, यहाँ तक तो आपने पढ़ा 52 का, इसमें क्या 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 चीजें क्लियर हुई हम लोग की? Security interest के secured creditor has two options. Either he relinquishes security interest to the liquidation state and receive proceed, जो भी section 53 में सबको मिलेगी वैसे relinquish कर सकता है, and he can realize his security interest in the manner specified in this section. मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर को एक प्रिविलेज यहाँ पे दिया हुआ है आईबीसी में कि ही कैन चूज टू ऑप्शंस, आइदर ही कैन रिलिक्वेंस, और वो जो है लिक्विडेटर फिर बाद में जब होगा तो उसको देगा, प्रायोरिटी में देगा। दूसरा चीज ये है कि वो अपना इस्तेमाल कर सकता है सिक्योरिटी का राइट, इंटरेस्ट का राइट, मतलब अगर कोई चीज मॉर्गेज है उसके पास और उसका सिक्योरिटी इंटरेस्ट है तो उसको मार्केट में बेच करके रियलाइज कर लेगा पैसा। लेकिन उसके पहले उसको दो काम करना है कि उसका कौन सा सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसका फुल डिटेल वो लिक्विडेटर को देगा, लिक्विडेटर उसको वेरीफाई करेगा कि वाकई ये प्रॉपर्टी इसी संदर्भ में, इसी लोन में, या जो भी है, इसी आदमी को कॉर्पोरेट डेटर के साथ था इसका रिलेशन, और किस हद तक था, तो वो उसको फिर ऑर्डर देगा कि ठीक है आप उसको बेचिए, क्योंकि 52 में प्रोविजन दिया हुआ है आईबीसी में। जी, और रूल 37 डील बेचने करता है, रूल 37 हाँ 37A डील करता है। कंपेंडियम में साथ में दिए हुए हैं तो मैं वहां से देख पा रहा हूँ। रूल 39 भी है, रूल 40 लिक्विडेटर रिलाइज अनकॉल्ड कैपिटल, और वो आ रहा है। क्लोज 3, ठीक है, तो ठीक बिफोर है, एनी इजी है सिक्योरिटी मतलब। हाँ before any सही। security interest is realized by the secured creditors under this section, the liquidator shall verify such secured interest and permit the secured creditor to realize only such security interest, the existence of which may be proved either by the record of such security interest maintained by an information utility or by such other means as may be specified by the board. हाँ, जैसे कंपनी मॉर्गेज रहेगा तो भाई कंपनी के पास तो वहाँ चार्ज, जो चार्ज उसका क्रेडिटेड रहेगा, वो सब तो राइटिंग में रहती है। हाँ, बेसिकली चार्ज का ही कहा है, आरओसी में चार्ज है, रूल 21 ऐसे डील करता है। बिल्कुल आपने चार्ज का कहा, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का पहला क्लोज आता है, जो सेकंड चार्ज का आता है आरओसी का, एंड देन सरफेसी का चार्ज आता है। सो चार्ज इज द बेसिस, सॉरी यू हैव राइटली सेड, चार्ज इज द, यहाँ पे क्लोज 3B से चार्ज से मीनिंग है यहाँ पर।
क्लोज 4. चौथा पढ़िए। A secured creditor may enforce, realize, settle, compromise, or deal with the secured assets in accordance with such law as applicable to the secured interest being realized and to the secured creditor, and apply the proceeds to recover the debts due to it. अब देखिए इसमें क्या क्या वर्ड है। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास कितने तरह के राइट हैं। पहले तो नंबर है कि सिक्योरिटी राइट्स को इन्फोर्स कर देगा, मतलब ही विल सेल द प्रॉपर्टी, जो भी है उसको करेगा, रियलाइज कर लेगा उसको। फिर सेटल का मतलब हुआ कि वो उसके साथ कुछ सेटल भी कर सकता है कि ठीक है, हम इस मैंने इतना पैसा देने पे हम तुमको रिलीज कर देंगे। कभी कभी होता है ना, कॉम्प्रोमाइज वगैरह भी करना है कि भाई हमको चाहिए अपना पैसा पहले, तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, हमारा ड्यू डेट तो था मान लीजिए 10 लाख या 10 करोड़, तो हमको 8 करोड़ दे दो, मैं उसको मैंने तुम्हारा प्रॉपर्टी मैंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट अपना हटा लेंगे, मैंने रिलीज कर देंगे उसको। तो ये कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है, उससे सेटल भी कर सकता है। रियलाइज और इन्फोर्स तो खैर सबसे पहला राइट है, वो कर ही सकता है। तो दीज 4 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉ में सारे प्रोविजंस हैं उसके लिए, मतलब दीज आर अवेलेबल टू हिम। Clause 5. If in the course of realizing a secured assets, any secured creditor may face resistance from the CD or any person connected with therewith in taking the possession of, selling, or otherwise disposing of the security, the secured creditor may make an application to the adjudicating authority to facilitate the secured creditor to realize such security interest in accordance with the law for the timing in force. अब देखिए इसमें क्या है। हाँ ठीक है, पढ़िए आगे, पढ़िए 6 वाला पढ़ लीजिए। The adjudicating authority on receipt of application from a secured creditor under subsection 5 may pass such order as may be deemed necessary to permit a secured creditor to realize security interest in accordance with the law for the timing in force. अब देखिए इसमें क्या होता है कि सरफेसी में बैंक को बड़ी दिक्कत क्या आती है कि आपको ऑर्डर भी मिल गया, बट व्हेन यू विल गो टू इन्फोर्स योर राइट, हंगामा हो जाएगा, वहां पे बहुत कुछ हो जाएगा, वो घर ही नहीं खाली करेगा कुछ भी। तो उसमें क्या होता है, हम लोग मजिस्ट्रेट से लेते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट को ले जाते हैं, पुलिस को ले जाते हैं, वही खाली करवाता है ऑन आवर बिहाफ। ये सरफेसी में दिया हुआ है कि आप जो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करवा सकते हैं, या आप मैंने सेम कंडीशन यहाँ भी दिया हुआ है कि वो बेचारे का सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो है, लेकिन अब उसको गुंडागर्दी में वो खाली ही नहीं करेगा, उसको इन्फोर्स करने नहीं देगा। तो इसलिए वो एडजुकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा, एडजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, और जो लॉ में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह उनको भी उसकी कॉपी जाएगी कि भाई ये इनको हमने आदेश दिया है, प्लीज हेल्प हिम। तो ये इसका मतलब है 5 और 6 का, इसी तरह से होता है इसमें। Okay. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Similar section 19 है, देखो CIRP में सेम CIRP। So 19 नहीं होगा, 19 तो पर्सनल का है ना, 19 नहीं होगा। 19 देखो ना, 19 19 सेम है। हाँ 19 तो पर्सनल का था सर। 19 हाँ, पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू IRP सेक्शन 19। नंबर 3 भी है, देखो एडजुकेटिंग अथॉरिटी। The adjudicator receipt of application, no sir वो डायरेक्ट करेगा पर्सनल को, और such other person to comply with the instruction, अच्छा such other person। कोई प्रॉब्लम आ जाएगा एनफोर्समेंट के लिए, इसके लिए सिमिलर प्रोविजन है वो CIRP में सेक्शन 19, और यहाँ पे सेक्शन ये 52। ओके कहाँ पे क्या है, क्या प्रोविजन है सर? 19 में, एक मिनट, 19 में पहला क्लोज कहता है द पर्सनल ऑफ CD और इट्स प्रमोटर एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ CD, वो एक्सटेंड करेंगे ऑल असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन टू IRP एज में भी रिक्वायर्ड, और फिर वो RP में भी चला जाता है, बेनिफिट मिलता है। क्लोज 2 में जब वेयर एनी पर्सन ऑफ CD प्रमोटर और एनी पर्सन associated does not assist or cooperate, the IRP may make an application। अच्छा, नहीं, वो तो बिल्कुल इंटायरली अलग चीज हो गई कि वहां पे है कि अब भाई आप गए अचानक IRP बन के, और वहां कंपनी में डायरेक्टर, फैक्टर, स्टाफ, ऑफिसर सब बैठा हुआ है, वो कोऑपरेट ही नहीं करेगा आपको, तो आप क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं दिखाएगा। जी, उसमें भी सर हाँ, उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ये लिखता है कि भाई हमको ऐसा है, डायरेक्शन दीजिए, तो वो डायरेक्शन देते हैं दोनों कि आप असिस्ट करिए। दोनों का प्रिंसिपल एक ही है बेसिकली। हाँ, पुलिस असिस्टेंट तो ले सकता है, लेकिन वो एम्प्लॉय के लिए है,
और ये किसी के लिए ये- नहीं, मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, ऑन प्रिंसिपल बोथ सेक्शंस आर ऑन द सेम फुटिंग। जी जी वो डिस्ट्रप्शन असिस्टेंट ले सकता है, पुलिस वाले से ले सकता है। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का केस भी आ रहा है वर्सेस शिवम वाटर ट्रीटर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसमें उसने डायरेक्ट किया है पुलिस को और टेकिंग कंट्रोल ओवर द एसेट ऑफ द सीडी। बेसिकली शायद एसेट वगैरह को कंट्रोल नहीं दे रहे थे डायरेक्टर्स, तो उसको डायरेक्ट भी किया है। आई थिंक ये केस हमारे उसमें भी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी देखिए ये इंडिया सारा ये प्राइवेट। जो मैटर होता है ना, दिस इज नॉट मैंने डायरेक्टली आस्क टू पुलिस। ये इस तरह के अथॉरिटीज पुलिस को नहीं बोलते, वो बोलते हैं वहां के मजिस्ट्रेट को या डीसी को, कि वो देते हैं, वो डीसी मैंने आदेश करता है फिर डिफरेंट मशीनरी को कि भाई आप जो है पुलिस ओके लेके जाइए, मैंने फोर्स लेके जाइए, इस आदमी को पोजीशन दिलवाइए। मैंने स्टैंडर्ड तरीका बैंकों के साथ यही है। तो अगर यहाँ पे वो नहीं दे रहा है, मैंने पोजीशन नहीं दे रहा, चाहे आपको हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी डायरेक्शन किसको देगा? वो हेल्प के लिए लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई अंडर दिस आई, मैंने हमारे आईबीसी कोड में लिक्विडेशन में या ये इनका प्रॉपर्टी है और इस चल रहा है केस में इनको आप हेल्प कीजिए, इनको रियलाइज करने में मदद कीजिए, मतलब एकदम कानूनी प्रावधान के तहत इनको मदद कीजिए। तो वो मदद दी जाती है, वो पुलिस जाती है, लेडी पुलिस जाती है, सब जाती है, और फिर पोजीशन में ले आता है। कोई आदमी गुंडागर्दी करता है तो पुलिस उसको बंद भी कर देती है। ये सारी चीजें होती है सरफेसी में भी और इसमें भी सिमिलर प्रोसेस है। एनीवे आगे बढ़िए। क्लोज 7 where the enforcement of security interest under subsection 4 yields an amount by way of proceed which is in excess of the debt due to the secured creditor, the secured creditor shall A. account to the liquidator for such surplus, and B. tender to the liquidator or any surplus funds received from the enforcement of such secured assets. हाँ ठीक है, उसका अपना अगर मान लीजिए कि 5 ही करोड़ था, प्रॉपर्टी बेचने पे उसको 8 करोड़ मिल गया, 3 करोड़ वापस कर देगा लिक्विडेटर को। G. Clause 8. The amount of insolvency process cost due to from the such secured creditor who realize their security interest in the manner provided in this section shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditor, and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation estate. हाँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भाई बाकी लोग तो कम बेसी भी पैसा मिल सकता है, फुल्ली पैसा नहीं रियलाइज होगा, और लिक्विडेशन कॉस्ट भी इन्वॉल्व है। तो आपने तो बेच के अपना डेट पूरा रियलाइज कर लिया, तो आप तो उसमें भी हिस्सेदार है ना भाई, जो लिक्विडेशन कॉस्ट है। इसीलिए प्रोपोर्शनेट वे में इससे रियलाइज किया जाता है और वो लिक्विडेशन स्टेट का पार्ट बन जाता है, वो पैसा जो लौटा सर आई थिंक सिक्योर्ड रूल में ऐसा भी है, अगर ये बेच पाता है लिक्विडेटर, ज्यादा वैल्यू में बेच पाता है तो लिक्विडेटर को भी कभी कभी बेचना पड़ता है, लिक्विडेटर की वैल्यू भी रियलाइज होती है, उससे डिस्कशन होता है। तो अगर लिक्विडेटर ने सेल किया है तो लिक्विडेटर को पैसा मिलना चाहिए। आई थिंक इट इज टॉकिंग अबाउट दैट। लिक्विडेटर अगर बेचता है तो लिक्विडेटर को पैसा मिलना चाहिए। तो ये उस लिक्विडेटर के केस बारे में में नहीं कह रहा है, नहीं नहीं, ये लिक्विडेटर के बारे में नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है वो किससे, ड्यू फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। भाई ओके सिक्योर्ड क्रेडिटर तो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट था ना, जी जी तो जी उसको भी तो हिस्सा, उसका भी तो हिस्सा था किसमें, मैंने जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का और लिक्विडेशन का जो कॉस्ट है वो उसको भी बेयर करना था। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई कि ये तो अपना प्रॉपर्टी बेच करके अपना पूरा पूरा पैसा लेके बैठ गया, जी 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 लेकिन उसको उसमें से वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कॉस्ट, लिक्विडेशन का कॉस्ट, वो उतना प्रोपोर्शनेटली माने माइनस करके अपने जो उसने बेचा, जितना उसका लोन था उतना उसको लिक्विडेशन स्टेट में डालना है। ओके ड्यू फ्रॉम द दैट सिक्योर्ड इज क्रेडिटर, इट दिस मींस प्रोपोर्शनली होगा ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू रियलाइज। ठीक है सर, फेयर इनफ सर। चलिए आगे बढ़िए। नॉर्मल Clause 9. Where the proceeds of the realization of secured asset are not adequate to repay debts or to the secured creditor, the unpaid debts of such secured creditor shall be paid by the liquidator in the manner specified in clause E of subsection 1 of section 53. हाँ, Now, मैंने एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है ना कि उसका जितना लोन था उससे कम रियलाइज हुआ उसको बेच के भी, जी तो अब उसका जो अनपेड अमाउंट है, मतलब जो जो बच गया पोर्शन, वो चला जाएगा फिर से, मतलब उसका क्लेम बन गया वो फिर उतना। अब वो जी क्लेम की जो प्रायोरिटी होगी वो क्लॉज ई सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53 के हिसाब से होगी। अब जो पैसा बाकी सब बेच के आएगा उसमें इनका तो पूरा अमाउंट चला गया, कुछ थोड़ा सा इनका बच गया, माने मान लीजिए 8 करोड़ का लोन था, ये रियलाइज किए, उसमें 7 ही करोड़ 1 करोड़ इनको अब इसमें से भी लेना है, तो जी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी जो तय है उसी के हिसाब से मिलना है इनको।
चलिए आगे चलिए 9 के बाद। जी, सेक्शन 53 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। ये हम लोग को याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। मैं एक बार इसमें पढ़ूंगा, क्वेश्चन दो बार बराबर रिपीट आता कर है। लेंगे। कोई और जी मेंबर भी रीड कर हाँ, लेगा। इसको दो बार रिपीट कीजिए जरूर पढ़ के। Clause 1, notwithstanding anything to the contrary contained in the law enacted by the Parliament or any state legislature for the timing in force, the proceeds from the sale of liquidation assets shall be distributed to the following order of priority and within such period and in such manner as may be specified, namely, namely, Clause A, the insolvency resolution process cost and the liquidation cost paid in full. Clause B, the following debts which rank equally between and among the following. Subclause 1, the workman due from the period for the period of 24 months preceding the liquidation commencement date and debts owed to a secured creditor in the event such secured creditor has relinquished security in the manner set out in section 52. Yes. Clause C, wages and any unpaid dues owed to employees other than workmen for the period of 12 months preceding the liquidation commencement date. वहां पे 24 महीने था, 24 महीने पहले का पहले पे करेंगे, अब यहाँ पे 12 महीने का। 12 महीना। यस। क्लोज डी, फाइनेंशियल डेट्स owed to unsecured creditors. ठीक। Clause E, the following dues shall rank equally between and among the following. 1, any amount due to the central government and the state government, including the amount to be received on account of Consolidation Fund of India and the Consolidation Fund of State, if any, in respect of the whole or any part of the period of 2 years preceding the liquidation commencement date. 2, debt owed to a secured creditor for any amount unpaid following the enforcement of security interest. Clause F, any remaining debts and dues. Then G, preference shareholder if any and equity shareholder or partner as the case may be. कोई और रीड करना चाहेगा दोबारा से so that we can remember? नहीं, इसमें मैं इसमें करता हूँ। देखिए, इसमें बड़ा लॉजिकल है कि सबसे पहले कौन क्या होता है, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट को पहले तो लिक्विडेशन सर एक बार कॉस्ट रीड कर लेते हैं अनवर साहब पहले एक बार और रीड कर लेते हैं फिर देन आप Notwithstanding anything, shall I do it? जी प्लीज Notwithstanding anything to the contrary contained in any law enacted by the Parliament or any state legislature for the time being in force, the proceeds from the sale of liquidation assets shall be distributed in the following order of priority and within such period and in such manner as may be specified, namely, the insolvency resolution process cost and liquidation cost paid in full. सबसे पहला पॉइंट है इंसॉल्वेंसी कॉस्ट जो है एंड लिक्विडेशन कॉस्ट दैट विल बी पेड फर्स्ट। नहीं, सबसे पहले आप ऊपर में आइए, नॉट विद स्टैंडिंग, देखिए ये वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन इन एनी लॉ क्या है इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेशन। बहुत बार क्या होता है, किसी स्टेट का लॉ क्या होता है कि हमारा राइट सबसे पहले गवर्नमेंट का लॉ, तो ये बोल रहा है कि जब आईबीसी का यहाँ पे जब लिक्विडेशन प्रोसेस होगा तो कोई भी अदर लॉ कहीं भी इनेक्ट हुआ उन सबको दरकिनार करते हुए यही प्रायोरिटी तय होगी, समझ रहे ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट बोल दी नहीं, हमारा तो रूल ये है भाई, हमारा तो इनेक्टमेंट है, हमारे स्टेट में आप लिक्विडेशन कर रहे हैं, हमको पहले दीजिए हमारा राइट, हम